हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान का जीके एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इसके लिए कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक लगती है उसका चैप्टर नंबर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं और कहां कहां पर हुई हैं और उनमें किन किन तरह के अवशेष और हमें साक्ष्य मिले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें राजस्थान का जीके होता है, एक प्रश्न यहां से निश्चित 100% जिसे हम कह सकते हैं वो पूछा जाता है। चलिए वीडियो को अपन शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो यहां पे दिए गए हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है और इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। सभ्यता का मतलब क्या है? जहां पे बहुत सारे लोग रह करके एक विशेष तरीके से रहते हैं, उन लोगों का संस्कृति कुछ अलग होती है, उनके कार्य करने की क्षमता कुछ अलग होती है, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, इसे अपन सभ्यता कहते हैं। समय के साथ साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं जैसे जैसे समय बदलता है। अरे आप दूसरे के टाइम की क्यों बात करें, आप अपने टाइम की बात कर लें। आज 15 साल पहले मोबाइल को नहीं हो जना कोई भी पुरानी आदमी कह तो नहीं कह आने वाले समय कमा बातां का पीसा लाग सी, तो लोग यकीन नहीं करते थे। तो वही चीज़ है, समय के साथ साथ विकास होता है और सभ्यताएं परिवर्तित होती हैं, विकसित होती हैं। किंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे खेतों के अंदर, स्पेशली मैं मेरे खेतों की बात करूं तो वहाँ पे मिट्टी के अंदर जो घड़ों की जो घड़े के टुकड़े होते हैं, ठिकरियाँ जिसे अपन बोलते हैं, वो बहुत सारी मात्रा में बिखरी पड़ी हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पे आज से बहुत पहले समय में वहाँ पे कोई सभ्यता, कोई गाँव रहा होगा और लंबे समय के बाद में जब कोई वहाँ पे कोई आपदा आई होगी उस समय वहाँ से लोग निकल करके चले गए होंगे या फिर नष्ट हो गया होगा। तो समय में परिवर्तन के साथ साथ जब कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो पूरा का पूरा गांव नष्ट हो जाता है, कुछ नया आकार बना लेती हैं, कुछ जो सभ्यताएं होती हैं, संस्कृति जो होती है वो अपना रूप बदल लेती है, नया आकार बना लेती है। राजस्थान में ऐसी कई सभ्यताएं और संस्कृति के स्थल मरुस्थल और अरावली के नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। मरुस्थली भागों में और अरावली के किनारे के ऊपर मिट्टी में दबे पड़े हैं। इसका मतलब है कि पुराने समय में वहाँ पे कई तरह के जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे, अनेक समयों का उन लोगों ने सामना किया था। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे? प्रारंभ में राजस्थान में लोग कैसे रहते थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वो लोग कोई हमारे लिए किताबें लिख करके नहीं छोड़ के गए थे कि बेटा मैं तो जावर थे, मारा खातर पढ़ लियो, मारे बारे में पढ़ लियो, यहाँ की कहानी हुई। लेकिन लिखित में ऐसी जानकारियां नहीं हैं। लेकिन जब उनके मकान, उनके रहने के जो अवशेष प्राप्त होते हैं उससे हम आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से, उत्खनन मतलब खोदना, जमीन की खुदाई करना, प्राप्त सामग्री के आधार पर ही यह जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुई प्राचीन साक्ष्यों में आवास के स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के बने हुए अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। इनसे पता चलता है कि लोग किस तरह से अपना जीवन चलाते थे। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक होती थी, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। प्रारंभ काल में जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हुई हैं वहां पे पत्थर से बने हुए औजार, हथियार मिले हैं, इसलिए उसे प्रस्तर युग कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए जानवरों का शिकार करके उन्हें भोजन बनाता था। अथवा जंगलों में जो कंदमूल होते हैं, जो फल सब्जियां होती हैं, उन्हें एकत्रित करके अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए जिससे वो अपना जीवन आसानी से चला सके। नीचे मानचित्र को देख करके जान लीजिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग यानी वो पत्थर वाला युग के उपकरण मुख्यतः बनास नदी के किनारे, गंभीरी नदी के किनारे, ये नदियों के नाम हैं। जो बच्चे पहली बार जीके पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये क्लियर कर लेना कि ये कुछ नदियों के नाम हैं, कहाँ कहाँ पर ये नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन से शहर इनके किनारे बसे हुए हैं, कौन कौन से जिलों में से होकर के ये नदियाँ निकलती हैं, ये सब नदियों के चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बेड़च
और चंबल नदियों की, चंबल नदी का नाम तो सबने सुना ही होगा, चंबल के डाकू, चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। इन नदियों के किनारे पर जो गांव हुए थे वो नष्ट हो गए थे। हो सकता है नदी में कोई बाढ़ आई होगी या नदी में कोई सूखा पड़ा होगा। लोगों को पहले के समय में क्या होता था कि लोग नदियों के किनारे अपना जीवन, अपना गांव, अपना रहवास बनाते थे, क्योंकि पानी की जो मुख्य आवश्यकता थी वो नदियों से पूरी हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में ट्यूबवेल, बोरवेल, कुएं वगैरह जो खोदना आसान है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था क्योंकि मशीनरी नहीं थी। प्रस्तर युग के बाद यानी पत्थर के युग के बाद ताम्र कांस्य काल और उसके पश्चात लोहे के युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये एक छोटा सा क्रम हमारे सामने आ जाता है। पहले प्रस्तर युग था, फिर कांस्य का काल आया और उसके बाद में लोहे का युग आया। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। मानव सबसे पहले शिकार करता था, उसके बाद में जब उसके जीवन में सुधार हुआ, कुछ उसे ज्ञान हुआ, तो वो पशुपालन करने लगा और पशुपालन के बाद वो कृषि कार्य करने लगा। ये जीवन के लिए जो खेतीबाड़ी का क्रम है वो यहाँ पे लिखा गया है। पत्थर के स्थान पर उसने धातुओं के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। पहले बाठाऊ मारता, जहाँ अपने गांव में कहो है ना आजकल के टाबर केक रहे कि सारे दिन गांव के वहाँ गंडकड़ा मार तो फिर पत्थर मार तो फिर बाठालियाँ मार तो फिर। और एक बहुत पुरानी बात भी है, जब कोई आदमी को कोई दोष लग जाता है तो कहते हैं ना कि मक्षी मोल्डी के बाठे की दी। भाई बात है, मोल्डी मतलब मयूर जो होता है, फीमेल मयूर जो होता है, उसे मोरनी जिसे हम लोग कहते हैं। उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं से भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग करना मानव जानता था? राजस्थान की सभ्यताओं में तो तांबे का उपयोग करना सबसे पहले प्रारंभ किया गया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष, राजस्थान में तांबे के जो अवशेष मिले हैं वो कौन कौन सी सभ्यता में? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। गणेश्वर सभ्यता पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसे ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है और आहड़ आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। ये तीन अलग अलग सभ्यताओं के नाम हैं। ये तीनों की तीनों जो सभ्यताएं हैं वो ताम्र युगीन सभ्यताएं कही गई है। नीचे यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। यानी कालीबंगा के क्षेत्र में जब खुदाई की गई टीलों की, तो इस तरह से गांव के बाहर नालियाँ, ईंटों से बने हुए कुछ पक्के मकान और खेतों में खेत जोतने के अवशेष भी इस कालीबंगा सभ्यता से हमें मिले हैं। आगे जब हम इस कालीबंगा सभ्यता को विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन केंद्र कौन कौन से हैं, कहां कहां पर कौन कौन सी सभ्यताएं हुई हैं। चलिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जो है उसके अंदर कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंग महल और बड़ा पोल, ये चार जो सभ्यताएं हैं। आगे हम इनको डिवाइड भी करेंगे कि कौन कौन सी गंगानगर जिले में हुई हैं, कौन कौन सी हनुमानगढ़ जिले में हुई हैं। लेकिन अभी के लिए आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो आप इनको एक साथ संयुक्त रूप से याद कर लें कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये चार सभ्यताएं जो हैं वो देखी गई हैं, इनके अवशेष मिले हैं। बीकानेर जिले के अंदर सोथी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए थोड़ा और हम इसे नीचे निकल जाते हैं। झुंझुनू जिले के अंदर सुनारी, सीकर जिले के अंदर गणेश्वर, बैराठ, उसके बाद में और नीचे अपन थोड़ा सा चलते हैं, भरतपुर जिले के अंदर दर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। टोंक में रेड और नगर, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। चलिए देखो, अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं। रेड और नगर जो सभ्यताएं हैं वो टोंक जिले में इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक तो है नगर सभ्यता और एक है नगरी सभ्यता। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है और कई बार इनके प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नगर सभ्यता है वो टोंक में है और नगरी सभ्यता जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता, अभी जो हम बात कर रहे थे ऊपर, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगे सभ्यता और आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो है वो हमारी उदयपुर जिले के अंदर। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, बागोर भीलवाड़ा में और तिलवाड़ा के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं यहाँ पर बाड़मेर के अंदर। तो ये अलग अलग सभ्यताओं के नाम हैं।
आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप बुक स्टॉल के ऊपर जाकर के राजस्थान के कुछ खाली मानचित्र खरीद करके लेके आएं और उनके अंदर इस डायग्राम को देख करके आप अच्छी तरह से एक बार इसे उस खाली मानचित्र के अंदर जरूर लिखें। जब आप इनको खाली मानचित्र के अंदर अपने हाथ से लिखेंगे तो इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अपन आ जाते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मुख्य रूप से जो प्रश्न हैं वो इस किताब के पाठों में से ही पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे हैं उनके लिए मेरा अनुरोध है कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो हमारा राजस्थान की पुस्तक चलती है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कक्षा 9 और 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसको आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में दृशदती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने सबसे पहले, ये राजस्थान के अंदर दृशदती नदी है एक, और एक सरस्वती नदी थी, पुराने समय में थी, अब नहीं है। उनमें पुराविद अमलानंद घोष के नेतृत्व के अंदर यहां पर खुदाई की गई, ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। अमलानंद घोष ने, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा सभ्यता प्रमुख है। राजस्थान में ये 2 नदियां थी, इन दोनों नदियों के किनारों पर खुदाई की गई अमलानंद घोष के नेतृत्व में, लेकिन उनमें हनुमानगढ़ जिले की जो घग्गर नदी है उसके किनारे कालीबंगा सभ्यता का खोज हुई पाई गई, और उसका श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। तो यहां पे 3 प्रश्न है। अमलानंद घोष ने हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे और कालीबंगा सभ्यता की खोज की। जब अमलानंद घोष के बाद में डॉक्टर बीबी लाल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है, बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहां पुनः खुदाई हुई। खुदाई में यहां सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर भी मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी सभ्यता में मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है हमारी कालीबंगा सभ्यता। मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। ये कुछ सामान्य प्रश्न हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों को बता देता हूं इंपॉर्टेंट है, उन लोगों वो सब प्रश्न तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने ही चाहिए। 4-5 छोटे कमरे भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों से बनी हुई नालियों के अवशेष भी यहां पर प्राप्त हुए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई हैं, यानी उस समय में लोग जब हवन करते थे, जो अग्निकुंड बनाई गई थी वो चबूतरों के ऊपर मिली गई हैं। सभ्यता, जिससे क्या पता चलता है कि संभवतया यह सभ्यता धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। ये जो चीजें हैं वो धार्मिक कार्यों के अंदर प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले टीले के खुदाई में एक नगर के अवशेष मिले थे, दूसरे टीले की खुदाई में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के स्वरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो दूसरे टीले में खुदाई की गई, जहां पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं, वहां पर जोती हुई भूमि यानी हड़बाइड़े का चिन्ह मिले, बट उमरा मिले। आप जानते हो ना, जब खेत को अपन बोते हैं मशीन से या ट्रैक्टर से या ऊंट से, तो जो खेत में इस तरह की लाइनें बन जाती हैं, उन्हें जोती हुई जमीन के साक्ष्य यहां पर इस सभ्यता में प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि भी यहां पर प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। क्या कारण रहे होंगे? उस समय हो सकता है कि नदियों का पानी सूख गया होगा या फिर मरुस्थल का विस्तार हो गया होगा, उसकी वजह से लोग यहाँ से छोड़ करके अपने मकान वगैरह छोड़ करके चले गए होंगे, जिससे ये सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई और अब केवल और केवल इसके अवशेष बचे हुए हैं। इसके बाद में हमारे पास दूसरी सभ्यता आती है आघाटपुर, या फिर इसे आहड़ की सभ्यता भी कहते हैं, जो कि उदयपुर के अंदर प्राप्त हुई है। उदयपुर के पूर्व में आहड़, जिसका नाम बेड़च नदी है,
उसके किनारे पर दो टीले दिखाई देते हैं। बेड़च नदी के किनारे पर आघाटपुर सभ्यता उदयपुर के पूर्व में। बहुत आसान से प्रश्न है, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। अब आप में से जो उदयपुर के रहने वाले हैं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप हमें बताएं कि क्या हकीकत में वहाँ पर इन टीलों को लोग धूलकोट कहते हैं क्या? हमें तो आइडिया नहीं है, हमने तो ये चीज़ें केवल बुक्स के अंदर पढ़ी है। यह बस्ती पहले ताम्रवती, तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के नाम पर इसका नाम पड़ा होगा। हो सकता है कि यहाँ पे तांबे के औजारों का निर्माण होता होगा, जिसकी वजह से इसका नाम ताम्रवती या तांबावती पड़ा होगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी लगभग 10 शताब्दियां बीच में गुजर चुकी हैं। और एक शताब्दी के अंदर 100 वर्ष होते हैं, यानी लगभग 1000 साल पहले यहां पर यह सभ्यता रही होगी। यहां से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों और ईंटों से बनी हुई हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे क्रिएट होता है कि मकान की जो दीवारें हैं, कच्ची ईंटें जो हैं, वो हमारी कालीबंगा सभ्यता में हैं, पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई हैं, ये यहां पर आघाटपुर सभ्यता के अंदर या आहट सभ्यता के अंदर हमें प्राप्त हुए हैं। जिनकी छत बांस की या केलू से बनी होती थी। बड़े कमरे के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों के अंदर ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे होते थे, यानी एक घर के अंदर 4 से 6 चूल्हे होते थे, जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर लोग समूह में रहते होंगे, सामूहिक परिवार वहां पे रहते होंगे। ये कुछ नीचे चित्र दे रखे हैं। तांबे का पात्र, तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी, तांबे का कोई टुकड़ा और तांबे की छुरी, इस तरह के चित्र जो हैं वो उस खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं। ये जो 5-6 कमरों के चूल्हों के मिलने की जो कहानी है, 5-6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहां उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, भट्टी के आकार का, यानी जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर भोजन पकाया जाता होगा या फिर औजार बनाने के लिए तांबे को पिघलाया जाता होगा। इससे यह माना जाता है कि यहां पर तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आहड़ सभ्यता के अंदर बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध सभ्यता हुई है। यहां मिले लाल और भूरे मृद भांड, यानी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं, हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। अलंकरण का मतलब है उन पात्रों के ऊपर चित्र बनाए जाते थे, बड़े शानदार चित्र बनाए जाते थे। आगे कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्किप कर लेता हूं, उसके बाद में अपन इसको पढ़ते हैं। धूलकोट के सन 1951 और 52 में हुए उत्खनन में तस्त्रियां, 1951 और 52 में यहां पे उत्खनन हुआ। उत्खनन का मतलब उन 2 टीलों की खुदाई की गई, तो वहां पर तस्त्रियां, दीपक, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने और 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और क्या क्या मिला यहां पर, 3 मुहरें प्राप्त हुई हैं। मुहरें का मतलब है हमारे क्षेत्र के अंदर तो मुहर का मतलब होता है कि सोने का टुकड़ा या तांबे का टुकड़ा जो होता है उसे अपन मुहर कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप के विध्वंस से हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान भसाए। यही जो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं, हो सकता है कि उस नदी में कोई प्रकोप आया होगा, विध्वंस हुआ होगा, जिससे ये लोग उत्तर पूर्व की दिशा में चले गए, दक्षिण पूर्व की दिशा में चले गए और वहां पर जाकर के गिलुंड और भगवानपुरा जैसे जो स्थान है, जो गांव है, वो बसाए होंगे। ऐसा केवल कल्पनाएं की गई हैं। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल सभ्यता है वो भी ताम्रकालीन जो आहड़ सभ्यता है उससे संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण,
जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण भी मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी हर तरह के लोग यहाँ पर रहते थे, गरीब और अमीर। कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के साधन हुआ करते थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यानी बालाथल जो सभ्यता है उसमें ताम्र कालसाण की जो अवशेष हैं, यानी तांबे के अवशेष भी मिले हैं और इसमें लोह काल के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोहा गलाने का कार्य होता था। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बैराट के अलावा केवल बालाथल जो है यहां पर बुना हुआ वस्त्र मतलब पहनने योग्य वस्त्र, हाथ से बनाया हुआ जो वस्त्र है वो प्राप्त हुआ है, यानी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से जिले से संबंधित है? सीकर जिले के नीमका थाना तहसील से संबंधित है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीचे दी गई संस्कृतियों में से कौन सी संस्कृति को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? तो गणेश्वर संस्कृति को कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण है कि खेतड़ी जो है, खेतड़ी को हम कॉपर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉपर की खाने हैं, तांबे की खाने हैं। इसका कारण है कि खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख हैं। ये सारे के सारे जो यहाँ पे उपकरण हैं, अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से देहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि ऐसे अवशेष यहाँ पे मिले हैं। और मध्य एशिया के अंदर जो संस्कृतियाँ मिली हैं, जो सभ्यताएं मिली हैं, उनके अंदर भी ये ताम्र पिनों की उपस्थिति मिली है। तो जब दो जगहों से एक समानता रही है तो जरूर निश्चित रूप से यहाँ से मध्य एशिया के अंदर इन चीज़ों का निर्यात किया जाता होगा। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला है हड़प्पा पूर्वी संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, और इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन और हांडी प्रमुख हैं। इस तरह के 2 प्रकार के बर्तन यहाँ पे मिले हैं। चलिए, मुख्य प्रश्न जो हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं या कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो हम आप लोगों को विशेष जोर देकर के बताते रहते हैं। आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्र पाषाण कालीन की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं दोनों ही ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं रही हैं, किंतु इनके ऊपरी स्तर के ऊपर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए हमें बैराट, सांभर, बागौर, रेड आदि सभ्यता स्थानों के बारे में विवरण उल्लेखनीय है। चलिए अब हम इन सभ्यताओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बैराट की सभ्यता। बैराट कहाँ है? जयपुर की सभ्यता है। जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपसे यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीजक की जो पहाड़ी है या जो भीम डूंगरी है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये बैराट की सभ्यता से संबंधित है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। यदि आप सभी बच्चों ने अगर महाभारत को बहुत अच्छे से सुना होगा तो उस समय मत्स्य जो जनपद हुआ था उसकी राजधानी विराटनगर को बताया गया है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। पांडवों को जो अज्ञातवास मिला था उसके अंतिम दिन जो थे
अंतिम दिन का मतलब जस्ट लास्ट डे नहीं, अंतिम बहुत सारे दिन। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल के सभ्यता के अंदर, मौर्य काल के इतिहास के समय भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहां पर अशोक के 2 स्तंभ लेख, कौन सी सभ्यता में? बैराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, जिन्हें भाब्रू और बैराट शिलालेख कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाब्रू और बैराट शिलालेख जो हैं वो अशोका के काल से संबंधित हैं, एवं बौद्ध मठ के अवशेष यहां पर प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता में बौद्ध मठों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता के अंदर। यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 ऐसी मुद्राएं हैं जो पंचमार्क हैं, 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी और उसके साथ में पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें और हाथ से बना हुआ वस्त्र भी यहां पर मिला है। ये सारी चीजें जो है कि 8 जो है वो पंचमार्क की हैं या 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। ये आरएस लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर मुख्य रूप से ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अदरवाइज आप लोगों की जो प्रयोगशाला सहायक है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस है, इनके अंदर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। नाचता हुआ पक्षी कहां की सभ्यता में प्राप्त हुआ है? बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर। पत्थर की संदूकें कहां पे प्राप्त हुई हैं? बैराट की सभ्यता के अंदर। उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त राजस्थान में, इनके अलावा राजस्थान में और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, ओझियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, टोंक। ये जोधपुरा जो है ये जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा अलग जगह है। टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़गढ़ की नगरी, भरतपुर में नोहै, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पच्छमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण और ताम्र लोहकालीन संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये सारे सभ्यताओं के प्रमुख स्थान रहे हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। जब आप जीके के लिए कुछ विशेष या स्पेशल गाइड्स पढ़ेंगे, दैट टाइम ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा की जो सभ्यता है वो स्थित है? तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा की सभ्यता जो है वो स्थित है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अशोका का जो भाब्रू शिलालेख है वो निम्नलिखित में से कहां पे प्राप्त हुआ था? अभी हमने बात करी थी कि अशोका के 2 शिलालेख जो हैं वो हमें बैराट की सभ्यता के अंदर प्राप्त हुए हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस वीडियो को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में जो गणेश्वर सभ्यता है वहां से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? तो बड़े अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको तैयार करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आप कोई दूसरी बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। और रिक्त स्थानों में हमें जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि आहड़ की जो बस्ती है वो प्राचीन काल में नगरी के नाम से जानी जाती थी, ताम्रवती नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। आगे कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर भी आप लोगों को वीडियो को पढ़ करके लिखने चाहिए। राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के नाम लिखिए। बालाथल सभ्यता के अंदर अवशेष किस जिले में प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? आप वीडियो को दोबारा पढ़ें और इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आप राजस्थान जीके के संबंध में और किस विषय के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी उन मित्रों के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप उन सभी छात्रों के साथ वीडियो का लिंक शेयर कर हमें सपोर्ट करें। इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।